हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। जैसे कि हम पीछे से आपका सिलेबस करने लगे हैं, इकोनॉमिक्स की हमारी 3 से 4 आई थिंक क्लासेस हो चुकी हैं और आपकी एज वेल एज हरियाणा इकोनॉमी की भी क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें हमने हरियाणा इकोनॉमी का सिलेबस जो है वो स्टार्ट कर दिया है। और सेपरेटली आपका हमने इकोनॉमिक्स मेंस का जो मेंस का सिलेबस है वो हमने शुरू कर दिया है, जिसमें हम क्या क्या कर चुके हैं। एक बार आपकी इंट्रोडक्शन की क्लास लगी थी, जिसमें आपका सिलेबस का हमने बताया था कि ओरिएंटेशन क्लास थी। उसके बाद से आपने 3 से 4 क्लासेस हुई हैं, जिसमें आपका फर्स्ट यूनिट का बेसिक इंट्रो था कि बेसिक कंसेप्ट क्या है इकोनॉमिक्स के, कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स आपने देखा था। उसके बाद से आपने सेकेंड क्लास में आपने देखा है कि किस तरीके से क्या नेचर है इकोनॉमिक्स का, क्या किस तरीके से के कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स में। उसके बाद से आपने डेफिनेशन देखी है इकोनॉमिक्स में कि किस तरीके की डेफिनेशन आती है। उसके बाद से आपकी जो नेक्स्ट क्लास है ये वाले, इसमें है आपका मेथड ऑफ इकोनॉमिक स्टडी की, यानी कि जब इकोनॉमिक्स की स्टडी करी जाती है ना, उसमें कौन कौन से मेथड लगते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल और आसान टॉपिक है, बहुत ही जल्दी आप इसको अगर थोड़ा सा एक बार करके ही आप वीडियो देखते हैं तो ही आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें से एक आध ही क्वेश्चन मेन हो सकते हैं, जैसे टॉपिक वाइज मैं आपको बता दूंगी कौन से क्वेश्चन मेन या इम्पोर्टेंट निकलते हैं जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। उसके अलावा से हमने साइड बाय साइड आपका हरियाणा इकोनॉमी का क्लास शुरू कर रखी है। आपने हमने इंट्रोडक्शन कर लिया है हरियाणा इकोनॉमी का, हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कंसेप्ट कर लिया है, मतलब कि साथ ही साथ हम ये चीजें लेके चले हैं। और आपकी एक सैटरडे को क्लास हुई थी, जिसमें हमने आपके एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट हमने लगाया था, जो भी पीछे का हम पोर्शन करते जा रहे हैं उसका। और आगे आगे जैसे उसमें सिर्फ हमने 10 ही क्वेश्चन डाले थे, आगे आगे जैसे जैसे चलते जाएंगे तो हम ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन बढ़ाते जाएंगे, बड़े बड़े प्रैक्टिस सेट लेके आते रहेंगे, जैसे जैसे आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। तो मैं मान के चल रही हूँ कि मेरे तरीके से तो आपको सब समझ आ गया होगा, लेकिन अगर आपको नहीं समझ आता है तो मैंने कहा ही है आपको मेरे से कमेंट में पूछें कि मेरे से कहीं पे भी आप कैसे भी अटकते हैं, ये समझ नहीं आ रहा, मैं ये बता दूँ वो बता दूँ, तो आप मुझे कभी भी मैसेज या कमेंट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास की, मेथड ऑफ इकोनॉमिक स्टडी। जब इकोनॉमिक्स को आप पढ़ते हैं तो कौन से जो मेथड है आपके लगते हैं जिनकी हम स्टडी करते हैं। तो जैसे कि जब आपने नेचर देखा था ना इकोनॉमिक्स का, नेचर में जैसे बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने रिसर्च करी, उन्होंने किसी ने कह दिया था कि पीछे की क्लास के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ कि पीछे की जब क्लासेस हमने करी थी तो जब आपने नेचर देखा था तो हमने देखा था कि इकोनॉमिक साइंस है या आर्ट है। अगर साइंस है तो उसमें उसके यूनिवर्सल लॉ होने चाहिए, वैलिडिटी होनी चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए। फिर उन्होंने कह दिया कि आर्ट है तो आर्ट में ये चीजें होनी चाहिए। फिर इकोनॉमिस्ट इस कंक्लूजन पे पहुंचे थे, पिछली वीडियो की जो बात है वो मैं बता रही हूँ कि फिर वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि इकोनॉमिक साइंस भी है और आर्ट भी है। अब इकोनॉमिक्स में कौन कौन से मेथड लगते हैं जब हम इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं। सबसे पहले जो है इकोनॉमिक्स को हमने साइंस मान लिया था, वो वाली चीजें वही मैं कह रही हूँ कि इकोनॉमिक साइंस भी है और इकोनॉमिक्स आपका आर्ट भी है। लेकिन अगर इकोनॉमिक साइंस है तो मेथड तो तभी लगेंगे ना, आर्ट में कौन से मेथड लगेंगे। तो इकोनॉमिक्स अगर साइंस है तो वो ये चीजें उसकी फॉलो करती है कि उसमें कोई सिस्टमेटिक तरीके की, जैसे सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज की जरूरत पड़ती है। जो लॉ होंगे वो आपके साइंटिफिक होते हैं, जो लगते हैं और वो वैलिडेटेड होते हैं कि उनकी जो एक्सेप्टेबिलिटी होती है वो यूनिवर्सल होती है। वो आप ये सब जो चीजें हैं आप पीछे की क्लास में कर चुके हैं, ये नया नहीं है। तो उनकी उनकी हर जगह, जैसे यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी का ये मतलब है कि कहीं भी लगा लो, साइंस के जो लोग होते हैं आपके इंडिया में लगा लो, अमेरिका में लगा लो, कनाडा में लगा लो, कहीं भी लगा लो, उनकी यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी है, मतलब कि वो सब जगह सेम ही होंगे, वो वैलिड रहेंगे। इसी तरीके से जब हमने कह दिया था कि इकोनॉमिक्स में भी यही चीजें हैं कि जो आपकी, अगर इन्होंने ये भी कहा था कि वैलिडिटी लो को 2 तरीके से हम वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे कि जो आपका अगर कोई लो है, अगर वो रियल इवेंट के ऊपर बेस है तो वो आपका वैलिड कहा जाएगा। उसके बाद से अगर कोई प्रेडिक्शन है वो किसी लॉ के ऊपर बेस है और फिर वो ट्रू भी निकल आती है, जैसे, तो भी उसको हम कंसीडर कर सकते हैं वैलिड। जैसे आपका लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ सप्लाई है, आने वाली क्लासेस में हम पढ़ेंगे। तो वो प्रोडिक्शन है, वो सारी चीजें आपके लॉ के ऊपर जो लॉ के ऊपर हम बेस्ड करके चलते हैं तो वो ट्रू निकल आती हैं, तो वो कंसीडर्ड, दैट लॉ विल बी कंसीडर्ड वैलिड।
तो ये वाली जो सारी चीजें हैं ये हम पिछली क्लास में जब हमने इकोनॉमिक्स का नेचर देखा था वो चीजें कर चुके हैं। अगर वो साइंस है तो उसमें दो तरीके की मेथड लगते हैं कि जैसे कि रिसर्च में भी आप बच्चों ने तो नहीं पढ़ा होगा रिसर्च के बारे में, या फिर जिसने किसी ने भी पढ़ा है, रिसर्च में भी आपके दो तरीके की अप्रोच चलती है कि आप किसी मैथडोलॉजी पे जाते हैं तो दो तरीके से चीजें हो सकती हैं, या तो आपकी हो सकती है इंडक्टिव या हो सकती है डिडक्टिव। अब इनका क्या मतलब देखो, इंडक्टिव का ये मतलब है कि आपको कोई एक पर्टिकुलर बात पता है। पर्टिकुलर बात का ये मतलब है कि इट्स लाइक कि हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक्स के सेंस में मैं एग्जांपल से बताती हूँ कि जैसे आपके प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे भी आप रह रहे हैं या प्रॉपर जिस स्टेट में हैं हम, तो वहाँ की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो इतनी परसेंट है। ये एक कॉन्क्लूड, ये पर्टिकुलर बात पता है कि हमारी ये है इतनी परसेंट। तो उसके बाद से इसको हम जनरलाइज फॉर्म में अगर करें ना कि हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दिस, जो कि एक जनरल उस चीज में हम पहुंच जाते हैं कि कहाँ से ये बात निकली है। कि पर्टिकुलर तो हमें ये पता है कि इतने परसेंट अनएम्प्लॉयमेंट है कि एक स्टेटमेंट निकल आई, तो वो तो एक कंक्लूजन हुआ। तो कंक्लूजन कहाँ से हुआ, वो एक जनरलाइज से ही हुआ कि हमारा, हम इस स्टेट में हैं, यहाँ पे हमारे पास इस तरीके की रिसोर्सेज अवेलेबल है, ये हमारे पास एडवांटेजेस हैं, ये हमारे पास डिसएडवांटेजेस हैं, हमारे हमारे यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट का रीजन ये है, ये चीजें हैं। तो ये होगी अगर इस तरीके से चीजें चलती हैं इंडक्टिव, यानी कि आप पर्टिकुलर टू जनरल जाते हैं। रिसर्च में भी यही होता है कि पर्टिकुलर टू जनरल जाते हैं कि हमारे पास एक कंक्लूड पॉइंट गिवन होता है जिससे आप एक जनरलाइज फॉर्म में चले जाते हैं कि ये चीजें कैसी हुई। उसके बाद से डिडक्टिव क्या होता है, डिडक्टिव की आपको एक पूरी बात पता है कि ये पता है कि यहाँ का सिनेरियो ऐसा है, लोगों को पढ़े लिखे यहाँ पे लोग ज्यादा हैं, काम नहीं मिल रहा है, वो अपना बेसिक जो अर्निंग है, अपना लाइवलीहुड है, वो चीजें नहीं निकाल पा रहे हैं। ये अगर सारी चीजें आपको जनरल पता है, उसके बेस पे अगर हम ये कंक्लूड, मतलब ये वाली चीज कंक्लूड हो जाए कि इसका रीजन के कारण ही हमारे यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट इतने परसेंट है, तो यानी कि जनरल टू पर्टिकुलर जब हम जाते हैं तो वो आपकी डिडक्टिव अप्रोच है। तो अब आप समझ गए हैं कि जो लॉजिक चलता है डिडक्टिव अप्रोच में कैसे चलता है आपका, कि जनरल टू पर्टिकुलर, की आपको एक जनरल बात पूरी की पूरी बात पता है लेकिन उसका एक कंक्लूजन पे आपने पहुंचना है। और इंडक्टिव में आपका कैसे चलेगा कि पर्टिकुलर टू जनरल। पर्टिकुलर यानी कि आपको एक पर्टिकुलर बात पता है कि ये मेन बात है, उसके बाद से कि वो जनरल निकली कहाँ से, पूरा उसका होल कंसेप्ट क्या था उस पूरी चीज के पीछे, तो वो आपका इंडक्टिव अप्रोच हो गया। अब इसके 5 से 6 पॉइंट है, जैसे कि अब डिडक्टिव अप्रोच है जो आपकी एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की लॉजिक पे बेस्ड होती है। लॉजिक पे बेस्ड किस तरीके से होगी, क्योंकि आपको जो डिडक्टिव है आपके पास, आपने डिडक्ट करा, आपके पास तो कंक्लूजन है, कंक्लूजन है तो उसके पीछे की जो थ्योरी, वो सारी रीजनिंग होगी, इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक लग रहा होगा, ये वाली चीज है। और जो आपकी इंडक्टिव होती है जो वो आपकी फैक्ट के ऊपर बेस्ड होती है। उसके बाद से आपका डिडक्टिव जो मेथड है उसमें आपकी अजम्पशंस यूज होती हैं, और जो इंडक्टिव जो होता है आपका उसमें यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टैट की जो टेक्निक्स हैं फर्दर आपकी, क्योंकि आपने, आपके पास एक पर्टिकुलर पॉइंट है उसको आप जनरलाइज सेंस में लेके जा रहे हो, तो आपके पास स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का यूज होगा। उसके बाद से आपका है, यहाँ पे हमने एक एग्जांपल भी ले रखा है कि जैसे कि द प्रिंसिपल डिडक्टिव के केस में द प्रिंसिपल स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग इकोनॉमिक रीजनल थ्रू डिडक्टिव एरिया, की किस तरीके से आप चीजें कर सकते हैं डिडक्टिव से, क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं कि आप मेन प्रॉब्लम तक पहुंच सकते हैं। और उसके लिए आपको किस तरीके की एक टेक्निकल टर्म डिफाइन कर सकते हैं, आप अप्रोप्रिएट अजम्पशन ले सकते हैं, आप अपनी हाइपोथेसिस भी डिडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि डिडक्टिव है ना कि आपके पास पूरी कंक्लूजन है, उससे आपको एक जनरलाइज में बना देंगे। और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कंडक्टेड, आप कोई हाइपोथेसिस कंडक्ट कर सकते हैं। देखिए ये जो चीजें हैं ये आपके बेसिकली स्टैटिस्टिक्स में भी यूज होती हैं, ये आप बच्चों ने पढ़ा नहीं होगा। तो इट्स लाइक कि ये इतना जो जो चीजें हैं अगर नहीं समझ आ रही हैं किसी भी बच्चे को, तो ये इतना एज सच इम्पोर्टेंट नहीं है। और किसी ने अगर स्टैट पढ़ा है, वो चीजें पढ़ी है, रिसर्च पढ़ा है, स्टैट और रिसर्च दोनों चीजों में ये चीजें लगती हैं कि हाइपोथेसिस किस तरीके से डिडक्ट होती है, आपका हाइपोथेसिस हम टेस्ट कैसे करते हैं। तो अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है तो इट्स लाइक ये लोड लेने की जरूरत नहीं है, एज सच ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन एक बार फिर भी अगर इंडक्टिव में क्या क्या होता है, इंडक्टिव में आपको पता है कि जनरलाइज पे हम पहुंच रहे होते हैं, तो प्रिंसिपल स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ, कि आप इकोनॉमिक जनरलाइजेशन के थ्रू पहुंचते हैं आप इंडक्टिव मेथड में। तो उसके बाद से इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं,
प्रॉब्लम, परसेप्शन ऑफ द प्रॉब्लम पे आप पहुंच सकते हैं, क्योंकि आपने, आपके पास एक मेन पॉइंट है, उसके थ्रू आपने पूरी की पूरी थ्योरी बेस करनी है। थ्योरी अगर उसके के थ्रू निकालनी है तो उसके लिए आपको कलेक्शन की जरूरत पड़ेगी कि क्या क्या रीजन है उस चीज के होने के। जैसे वो ही एक ही एग्जांपल लेके चले, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, मेरे को पता है कि हमारे स्टेट में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है, तो वो क्यों है, क्या रीजन है, क्या क्या सिनेरियो है, तो पूरे तरीके का आपको डाटा चाहिएगा, उसको क्लासिफाई करना पड़ेगा और किस तरीके का उसमें एनालिसिस लगेगा, कौन सा स्टैटिस्टिकल अप्रोप्रिएट, कौन सी टेक्निक के द्वारा वो जो उस पर्टिकुलर डाटा है उसको क्या नाम है, उसकी पूरी क्लासिफिकेशन करी जाएगी, उसका एनालिसिस करके हम रिजल्ट निकालेंगे कि इसलिए हमारी अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है। कि जनरलाइज पूरी एक थ्योरी में बिल्ड हुई है आपकी, उसके बाद से आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं रीजन कि आप रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, जो भी मेथड हम लगा रहे हैं और जो भी रूल्स लग रहे हैं आपके ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन ऑफ द प्रिंसिपल, तो ये वाली तो एक प्रोसेस एक्सप्लेन करी गई है कि डिडक्टिव में हम कैसे कर सकते हैं और इंडक्टिव में हम कैसे कर सकते हैं। उसके बाद से आपका जो डिडक्टिव मेथड है वो बेसिकली आपका माइक्रो एनालिसिस में लगता है और ये आपका इंडक्टिव आपका मैक्रो एनालिसिस में लगता है। माइक्रो और मैक्रो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ जब हमने पहले इकोनॉमिक्स की क्लास करी थी, तो ये वाली चीज आपको पता है। तो ये वाले सारे पॉइंट हो गए हैं आपके डिडक्टिव और इंडक्टिव जो आपके मेथड है क्या होते हैं। इसमें आपके लिए अब इम्पोर्टेंट क्या है, ये सारी चीजें अगर आपको नहीं समझ आ रही हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको यहाँ पे यही इम्पोर्टेंट है, ये वाली चीज कि जो डिडक्टिव मेथड है, सबसे पहले तो इकोनॉमिक स्टडी के कितने मेथड हैं आपको पता होना चाहिए कि जी 2 मेथड है इकोनॉमिक स्टडी के। उसके बाद से कौन कौन से मेथड है कि एक इंडक्टिव मेथड है, एक डिडक्टिव मेथड है, या तो ये वाले दोनों पता होने चाहिए। उसके बाद से इंडक्टिव मेथड में क्या होता है जी, इंडक्टिव मेथड आपका पर्टिकुलर टू जनरल जाता है और आपका डिडक्टिव मेथड क्या है, डिडक्टिव आपका जनरल टू पर्टिकुलर जाता है। अगर बाकी सारी चीजें समझ याद नहीं हो रही है तो ये 4 से 5 चीजें इसमें इम्पोर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए। तो आज का ये टॉपिक है जो आपका कंप्लीट हुआ अभी। तो ये हमें एक क्वेश्चन हमने ले रखा है, तो आप इसका जो आंसर है मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। थोड़ा सा तो एंगेजमेंट हमारा बनना चाहिए ना, कि अब पीछे की चीजें इतनी मैं करवा चुकी हूँ, कितनी चीजें करवा रही हूँ, कि क्या तुम भी मुझे कुछ कमेंट करके बताओ कि मैडम समझ नहीं आ रहा है या सही से समझ आ गया, और मैं भी तुम्हारे से कुछ पूछूं। थोड़ा सा तो हम लाइवली, हमारी क्लास भी लाइवली लगनी चाहिए ना। तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है, डैश इज एन एग्जांपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी, की कौन सा एग्जांपल है आपका माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी का। थ्योरी ऑफ कंजप्शन है, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है, थ्योरी ऑफ मनी है, थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। कौन सा इसमें ऑप्शन होगा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। जो भी चीजें आपने पढ़ चुके हैं अभी तक उन्हीं में से कुछ ना कुछ निकलेगा। उसके बाद से इसमें आपका सेकंड क्वेश्चन है, स्कार्सिटी सिचुएशन। स्कार्सिटी कौन सी सिचुएशन, आपकी डिमांड जब सप्लाई से कम होती है, डिमांड जब सप्लाई के बराबर होती है, डिमांड जब सप्लाई से ज्यादा होती है, या आपका नन ऑफ द अबव, इनमें से कौन सा। तो ये आपके 2 क्वेश्चन आपके हैं होमवर्क के लिए, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अगर आपको बाकी जो चीजें हैं आज जो हमने किया है, आज से पहले हमने कभी भी किया, कुछ भी किया था, आपको कहीं से कुछ नहीं समझ आता है, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप मुझे कमेंट में बताएंगे, कि पूछेंगे। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि मैं आपको बहुत अच्छे से सारा कंटेंट करवा रही हूँ और आप भी अपने एंड से बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ सारी चीजें कर रहे हैं। तो अगर अब इसमें आपको मेरी तरफ से कुछ कुछ समझ ना आया हो, मैंने फास्ट स्पीड से करवा दिया हो, कोई भी और दिक्कत आपको लगी हो, तो आप मेरे को दोबारा से पूछ सकते हैं। बाकी चीजें अगर हम इसी अपना जो भी हमने सोचा है कि इसी तरीके से हम करते रहेंगे, तो इकोनॉमिक्स में आपके कहीं पे कोई नंबर नहीं कटने वाले। तो इकोनॉमिक्स तो आप मेरे पे छोड़ ही दीजिए, मैं आपको सारा का सारा करवा दूंगी। और ये सारा का सारा करवाना ही नहीं, हम एमसीक्यू प्रैक्टिस सारी चीजें टारगेटेड लेके चलेंगे कि कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन नहीं निकलेगा कि कोई क्वेश्चन आया हुआ हो और आप उसका आंसर ना कर पाए, ऐसा हो नहीं सकता, कि हम सब कुछ कवर करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।